सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि काउंसिल ने जो है हाल ही में इस साल का आपके लिए जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है। और आपको बोला गया था कि जैसे कि विद्यासागर भवन में जाकर जो है वहाँ के बुक मार्ट से ले लेने, और अगर आप लोग अपने किसी और डिस्ट्रिक्ट से हो, कोलकाता से नहीं हो, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के रीजनल ऑफिस से आप लोग जाकर अवेल कर सकते हो। खैर, तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आपको पता है कि हर साल एग्जाम से पहले काउंसिल रिलीज़ करती है। पहले तो वेबसाइट पर रिलीज़ किया करती थी, अभी ऑफलाइन जो है आपको बुक के फॉर्म में दे रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे अच्छे से गो थ्रू किया है। यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा दूँ कि ये इसी साल का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसका आज पहला सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ आपका चैप्टर वाइज देखिए, हर एक यूनिट का जो है पहले तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक तरीके से आप समझ लीजिए आपके लिए सजेशंस के तौर पर है। तो इसको तो आपको पूरा करना ही है, पूरा जो है जो नहीं हो आपसे सॉल्व उसको जो है करके आपको रिवाइज कर लेना है ज़रूर से, क्योंकि यहाँ जैसे कि काउंसिल ने ये क्वेश्चन बैंक के तौर पर आपको दिया हुआ है। मुझे लगा था कि सिर्फ इसमें मॉडल सेट्स होंगे, लेकिन नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया है। इसमें देखिए हर एक यूनिट का जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसे आप ज़रूर से कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम से पहले। एक सजेशन के तौर पर आप लोग यहाँ वहाँ सजेशन के लिए बोलते हो ना, तो यही सबसे मेन जो है मैं बोलूँगा कि सजेशन है आपके लिए। तो इसे आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। तो खैर, आज के इस सेशन में जो है हम लोग पहला मॉडल सेट डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का जो है दो ही मॉडल सेट है, और पहला मॉडल सेट को आज के इस सेशन में मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो इसको अच्छे से करिएगा। जो नहीं आपको पता चले, जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिले, तो मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज हम लोग पहला मॉडल सेट डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अ क्वांटिटी मेजर्ड बाय यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नॉन एज। तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसको टाइम पीरियड में मतलब मेजर किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। ठीक है, आपको पता है कि स्टॉक वेरिएबल होता है, एक फ्लो वेरिएबल होता है। स्टॉक वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाए। और फ्लो वेरिएबल का मतलब जिसको मतलब मेजर करने में एक टाइम पीरियड लेना पड़ता है, उसको हम लोग फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज। आपको पता है एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। इसके बीच डिफरेंस क्या होता है? अगर फैक्टर कॉस्ट में हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मेन डिफरेंस किस चीज़ का है? NIT का, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एग्जाम में आप लोग जो है हड़बड़ा कर यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस देखकर इसे सिर्फ मत टिक कर दीजिएगा। जहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओल्ड एज पेंशंस, मनी सेंड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस टू हिज फैमिली इन इंडिया, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेशनल इनकम में आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या चीज़ एक्सक्लूड करते हैं? पेंशंस वगैरह को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये सब एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट है, तो ये नहीं आएगा। ट्रांसफर पेमेंट भी नहीं आएगा। फिर इसके अलावा जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो इंडिया में अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा है, वो भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नन ऑफ दीज। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है, जीडीपी डिफ्लेटर इम्प्लाइज। जीडीपी डिफ्लेटर आपको पता है क्या होता है? आपका एक तरफ होता है नॉमिनल नेशनल इनकम और दूसरी तरफ रियल नेशनल इनकम। इसका रेशियो होता है, और यहाँ पर हम लोग जो है परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो रेशियो ऑफ नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। ठीक है, और याद देखिएगा ये क्या चीज़ बताता है हमें, क्या चीज़ शो करता है? तो इन्फ्लेशन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 उसके बाद देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज मेजर्ड एज। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? क्या जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम लोग डिप्रिसिएशन घटा देते हैं? देखिए, इसमें से अगर आप डिप्रिसिएशन घटा दीजिएगा तो आपका एनडीपी आ जाएगा, ठीक है, नेट आ जाएगा। लेकिन एनडीपी हमसे नहीं बोला है, हमसे बोला है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। खैर, आगे देखते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम लोग उसमें प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ अगर हमें डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करना है? इसमें ऐड करना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने में कितने मेथड्स आते हैं? तो 3 मेथड आपको पता है, एक होता है इनकम मेथड, एक है प्रोडक्शन मेथड, और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला, रियल जीएनपी राइजेस व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस। देखिए, रियल जीएनपी आपको पता है, याद रखना है कि ये प्राइस लेवल को अकाउंट मतलब इस एडजस्ट होके लेता है। इसमें जो है प्राइस लेवल का चेंज शामिल नहीं होता है। प्राइस लेवल का चेंज शामिल होता है नॉमिनल, ठीक है, जो नॉमिनल जीएनपी होता है उसमें शामिल होता है, ना कि रियल में। तो ये फॉल्स है।
स्टेटमेंट 2 है, इफ नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी देन जीडीपी विल बी ऑब्टेन्ड। नेट फैक्टर इनकम को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे जीएनपी में से तो जीडीपी आ जाएगा। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था जीडीपी में अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम अब्रोड ऐड करेंगे तो जीएनपी आएगा, लेकिन अगर इससे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वापस हमें जीडीपी मिल जाएगा। तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 3, डेप्रिसिएशन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग जीएनपी, ये भी सही है। हम लोग जीएनपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते। डिप्रिसिएशन कहाँ इंक्लूड होता है, वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। तो ये भी सही है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है और तीसरा भी ट्रू है। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एसर्शन और रीजन है, इन क्लोज्ड इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। बिल्कुल सही है। क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है डोमेस्टिक इनकम ही जो है आपका नेशनल इनकम के बराबर होता है, क्योंकि कोई फॉरेन रिलेशंस नहीं होते किसी और कंट्री से। इन क्लोज्ड इकोनॉमी देयर इज नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका बिल्कुल सही इसको बता रहा है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स। हमको पता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम सी बाई वाई। ठीक है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ एमपीएस इज इक्वल टू 0.6 देन व्हाट विल बी द चेंज ऑफ सेविंग। अच्छा यहाँ सेविंग होगा, सर्विंग लिखा है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है काउंसिल से। व्हेन इनकम इंक्रीजेज बाई ₹100, अगर एमपीएस 0.6 है और आपका इनकम 100 रुपये से बढ़ रहा है तो चेंज इन सेविंग कितना आएगा। देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एमपीएस आपको पता है क्या होता है, एमपीएस होता है आपका चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग आपसे पूछा है तो वो तो आपको निकालना है चेंज इन सेविंग, और चेंज इन इनकम कितना है, 100 रुपये से चेंज हो रहा है, और यहाँ एमपीएस कितना है तो देखिएगा 0.6 है। 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 10 को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करा दीजिए तो सेविंग आ जाएगा 10 × 6 यानी 60। तो ऑप्शन ए। तो बहुत ही अच्छे से करिएगा, ये सब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक दो आते ही हैं तो इसको अच्छे से करिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है आपको। ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब आपके पास जितना भी इनकम हो वो सारा का सारा आप कंज्यूम कर लो। ठीक है, इनकम बराबर कंजम्पशन, और जब आपका इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर हो जाता है तब ऐसे में क्या होता है, आप सेविंग कहाँ रहा, आपने जितना इनकम हासिल किया वो तो सब तो आपने खर्च कर दिया, तो आपने सेव कहाँ किया, तो सेविंग आपका क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों ही सही है, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू बी वाई व्हाट विल बी द सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होगा, देखिए कंजम्पशन फंक्शन में सी दिखा रहा है, अगर बी वाई है तो सेविंग फंक्शन क्या होगा। देखिए आपको पता है यहाँ पर अगर मैं सिंपल फॉर्मूला से बताऊँ तो इनकम क्या होता है, इनकम होता है आपका अपने कितना कंज्यूम किया और कितना सेव किया, और इसको मैं अगर एस को यहाँ रखूँ और सी को वहाँ भेज दूँ तो एस का फॉर्मूला आ जाएगा वाई माइनस सी, ये आप सभी जानते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई लिख देते हैं माइनस सी कितना है, बी वाई है, बी वाई है। हम यहाँ से वाई अगर कॉमन लेंगे तो वाई मान लीजिए यहाँ पीछे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस बी वाई। तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बोला हूँ कि एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं तो अच्छे से करिएगा। द स्लोप ऑफ सर्विंग स्लाइम, ये भी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है। असल में क्या है ना, ये काउंसिल ने मेन बनाया है बंगाली लैंग्वेज में और उससे ये सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेट में मिस्टेक हुआ है। सेविंग फंक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। सर्विंग स्लाइम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपको मतलब ऐसे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिया जा रहा है लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, अब क्या ही बोला जाए। खैर आइए यहाँ पर द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। तो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन आपको पता है क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, और इसी को हम लोग 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं। अब कुछ लोग स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें MPS दिखा एग्जाम में वो टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ आगे ऑप्शन को नहीं पढ़ते। आपके पास 1 घंटा 30 मिनट का टाइम है, जो भी क्वेश्चन करिएगा उसके पूरे ऑप्शन को पढ़िए आप, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ MPC इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर विल बी। आपको पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो MPC का वैल्यू कितना है, 0 है। अगर 1 माइनस 0 होगा तो 1 ही आएगा, और 1 मतलब कट के क्या 1 ही आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस पर यूनिट लेवल ऑफ इनकम देन द इफेक्टिव डिमांड कर्व विल बी शिफ्टेड पैरेलली इन। तो कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कॉलम मैचिंग है यहाँ पर, नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम किसके साथ जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कंजम्पशन फंक्शन किस में जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल कंजम्पशन में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता है 1/1 माइनस MPC, अभी मैंने आपको बताया। टैक्स मल्टीप्लायर का -MPC/1 माइनस MPC। यहाँ आप लोग जो है
आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग मिला लेना। इसके बाद चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड। आपको पता है कि वो एक्सचेंज है जिस पे डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का, वो इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब आपको पता है क्या होता है? अब जितने भी एक्सपोर्ट हैं उसको माइनस कर दीजिए इम्पोर्ट से, लेकिन किसका? सिर्फ विजिबल आइटम्स का, यानी गुड्स का। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ। आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसके डिफिनेशन में भी आता है, द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड फॉरेन रेसिडेंट्स ड्यूरिंग अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड में हम लोग लेते हैं, तो ये जाहिर सी बात एक टाइम पीरियड आ गया, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज बेसिकली इंक्लूडेड इन इनविजिबल एक्सपोर्ट, कैपिटल गेन इज एन आइटम ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आइए से हमें ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहले था बीओपी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, नहीं, कभी सरप्लस होता है कभी डेफिसिट होता है, तो ये फॉल्स है। द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज बेसिकली इंक्लूडेड इन इनविजिबल एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही है, इनविजिबल में हम लोग लेते हैं। कैपिटल गेन इज एन आइटम ऑफ डेबिट साइड, नहीं, कैपिटल गेन मतलब आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कोई एसेट बेच रहे हो, उससे आपको जो गेन मिलेगा तो वो तो क्रेडिट साइड होता है ना कि डेबिट साइड, तो ये भी फॉल्स है। तो क्या होगा? फॉल्स टू फॉल्स, ये वाला ऑप्शन सी। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनियल पास्ट, तो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया इंपोर्टेड फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा वाज, तो कॉटन इंपोर्ट करता था। 23, द मेन रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया वाज, तो मशीन मेड गुड्स, हाँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो जो हाथ से बनी हुई गुड्स हुई थी वो रिप्लेस करी गई थी मशीन मेड गुड्स से। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, हाँ, यहाँ से जो सामान बन कर जाया करते तो उन पर काफ़ी हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता था, तो बोथ ए एंड बी, इन सब की वजह से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है। 24, द इंडियन एग्रीकल्चर इन प्री इंडिपेंडेंस एरा वॉज, कैसा था? तो फ्यूडिशियरी था, यानी फ्यूडलिस्टिक था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, द रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज, तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 26 से विच सेक्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स हाई कंट्रीब्यूशन इन इंडियन नेशनल इनकम आफ्टर लिबरलाइजेशन, यानी 1991 के बाद किस सेक्टर में जो है हमें ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है? तो सर्विस सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 27 है, द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट्स लेबर्स हैव नो वर्क, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, यस, ये इसका करेक्ट आंसर है। 28, विच इज़ नॉट द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पॉलिसी इन इंडिया, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना नहीं है। ठीक है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो है पॉलिसी नहीं है इंडिया में। 29, MG नरेगा प्रोग्राम इम्प्लाइज, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या बताता है? विच बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बोथ एंड बी, नन ऑफ देम। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं करता है क्योंकि ये काम आपको सरकार देगी, तो सरकार का काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर अगेन मिस्टेक है, काउंसिल की तरफ से विच नहीं होगा, यहाँ पर वेज होना चाहिए। वेज बेस्ड जो है लोगों को यहाँ पर जो है उनको रोजगार दिया जाता है, तो ऑप्शन ए इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्सपांशन। अच्छा, ACZ आपको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है इसका पूरा नाम। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 32 है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1948 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, और दूसरा पॉलिसी लाया गया था 1956 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसी के जरिए फिर बाद में लैंड सीलिंग ये सब काम किए गए। द हाई यील्डिंग सीड्स विच वॉज यूज इन ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज, ट्रेडिशनल था, नहीं, डेवलप्ड था, जी बिल्कुल, और ओल्ड तो था ही नहीं, तो डेवलप्ड सीड्स थे वो सब। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर विच सिस्टम पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन कुड गेट एसेंशियल गुड्स एट लो सब्सिडाइज रेट्स, आपको पता है इसको हम लोग PDS बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 36 आ जाइए, असर्शन रीजन अगेन है, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज, यस,
इंडिया में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में यही प्रॉब्लम है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ उतने अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो डिपेंड करते हैं कि इसमें मानसून के रेनफॉल पर, विच इज़ नॉट सफिशिएंट इन होल ईयर। तो ए इज़ ट्रू बिकॉज आर इज़ करेक्ट। 37 है, द फॉलोइंग्स आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो मैंने प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक्स का पेपर आपको सॉल्व करवाया, उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे आया था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ भी वही पूछ रहा है एक्सेप्ट लगाकर, मतलब इसमें से ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, लेकिन कौन नहीं है, एक्सेप्ट का मतलब वही कौन नहीं है, तो मनी लेंडर्स, ठीक है। ये ट्रेडिशनल सोर्स है, बाकी सब बैंक्स वगैरह जो है आपको पता है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। 38 देखिए, उसके बाद असर्शन रीजन है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, सही है। देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ हाइल्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन सिस्टम ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, जी बिल्कुल, और इसी की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया भी, तो ऑप्शन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0 फॉर विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये मैंने अभी आपको करा के मैं अभी लाया हूँ, अभी जो आया था वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़कर जा रहा हूँ, आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में करना, और कैसा लगा आपको सेशन ये जरूर से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर गेट मोर इंपॉर्टेंस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सा सेक्टर जो है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सेट का 40 क्वेश्चन, एक और सेट बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन जरूर से बताइएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से आपके लिए सजेशन के तौर पर है, और इसमें से चांसेस हैं आने का, ठीक है। तो इसको करिएगा, और अगर आप ये यूनिट वाइज भी चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि ये सॉल्व नहीं है, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं सॉल्व करवाऊँ तो आप जरूर से कॉमेंट कीजिएगा, मैं यूनिट वाइज हर एक यूनिट का जो है आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो, और कुछ भी डाउट हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।